डिफ्रैक्शन चैप्टर में सबसे पहले ग्रिमाल्डी एक्सपेरिमेंट है और 2 पॉइंट अभी तक हम लोग लिख चुके हैं यहाँ पर। पहला पॉइंट क्या है, पॉइंट्स पर जाने से पहले आप ये भी नोटिस करिए कि आप ऑप्टिक्स में जिस पर्टिकुलर पर लाइट को इंसिडेंट करते हो उसको टारगेट कहते हैं। तो वो टारगेट कुछ भी हो सकता है। टारगेट आपकी नोटबुक हो सकती है जिसके ऊपर लाइट आप गिराते हो, टारगेट आप खुद हो सकते हो, आपके ऊपर लाइट गिरती है। तो यहाँ पर एक टारगेट है, टारगेट को ऑब्स्टेकल भी कहा जाता है। तो ग्रिमाल्डी ने लाइट को टारगेट पर गिरा दिया। और पहले वाला केस कैसा था, फर्स्ट वाला केस, कि टारगेट का जो साइज है वो वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट से छोटा है। तो अगर आप पूछो कि प्रैक्टिकल में ऐसे टारगेट कहाँ मिलेंगे जिनका साइज वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट से छोटा हो, तो डस्ट के पार्टिकल पर अगर लाइट इंसिडेंट होती है तो बीइंग ए डस्ट पार्टिकल टारगेट जो है वो एक्चुअली लाइट की वेवलेंथ से काफ़ी छोटा है। और गैस के किसी मॉलिक्यूल पे अगर लाइट गिरती है तो गैस के मॉलिक्यूल का साइज भी वेवलेंथ ऑफ लाइट से छोटा होता है। तो जैसे ही इस तरीके के टारगेट पर लाइट को ग्रिमाल्डी ने डाला तो देखते क्या है कि डिपार्चर ऑफ लाइट टेक प्लेस इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। तो लाइट ऐसे छोटे से टारगेट पर गिरी और डिपार्चर सभी डायरेक्शंस में हो गया। और इस फिनोमेना को स्कैटरिंग, इलास्टिक स्कैटरिंग के नाम से जाना गया। अब पहली वाली जो फिनोमेना है उसका एग्जाम्पल क्या है, तो सन से लाइट जब चलती है और अर्थ के एटमॉस्फेयर पर आती है तो अर्थ के एटमॉस्फेयर पर मौजूद डस्ट के पार्टिकल, गैस के मॉलिक्यूल्स इसी तरीके का काम करते हैं। वो खुद तो साइज में बहुत छोटे होते हैं और मतलब वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट से काफ़ी छोटे होते हैं, और फिर लाइट को अपने ऊपर इंसिडेंट कराने के बाद स्कैटर्ड कर देते हैं, यानी कि हर तरफ डिपार्चर करा देते हैं जो भी डायरेक्शंस पॉसिबल होती है। फिर सेकेंड नंबर पॉइंट पर आ गए। अब की बार जो टारगेट का साइज था वो वेवलेंथ ऑफ लाइट से काफ़ी बड़ा रखा गया। तो व्हेन साइज ऑफ टारगेट ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट, एक आइडिया आपको देने के लिए कि लाइट का जो वेवलेंथ है वो एंगस्ट्रॉन्ग वाली रेंज में होता है। 4000 एंगस्ट्रॉन्ग से लेकर के 7000 एंगस्ट्रॉन्ग एवरेज वैल्यू होती है ये। और यहाँ पे जो टारगेट का साइज है वो लैम्डा से बहुत बड़ा है, तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा गया मीटर किलोमीटर। तो अब टारगेट का साइज मीटर में है, टारगेट का साइज किलोमीटर में है। तो अब जब ऐसे टारगेट पर लाइट गिरती है तो क्या होता है, तो एक बार फिर से ग्रिमाल्डी ने देखा कि डिपार्चर ऑफ लाइट टेक प्लेस इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल बना रखा है कि ये हमने जो है माउंटेन को दिखाया है कि माउंटेन का साइज तो बहुत बड़ा होता है, किलोमीटर रेंज में होता है, और इसके ऊपर सनलाइट गिरी है और गिरने के बाद में डिपार्चर हो रहा है, सभी डायरेक्शंस में डिपार्चर हो रहा है। एक एग्जाम्पल आपका ये खुद बोर्ड हो जाएगा, क्योंकि जो लाइट बोर्ड पर गिर रही है तो बोर्ड का साइज भी मीटर में है, और ये वाली डायमेंशन जो विड्थ है वो भी मीटर में है, लेंथ वाली भी डायमेंशंस मीटर में है। तो बोर्ड पर गिरने के बाद लाइट का डिपार्चर सभी तरफ हो रहा है, और तभी तो आप सब लोग अलग अलग लोकेशन से बोर्ड को देख पा रहे हो। और इस फिनोमेना को इन इलास्टिक स्कैटरिंग कहा गया। फिर इन्होंने टारगेट का जो साइज था ग्रिमाल्डी ने वो वेवलेंथ ऑफ लाइट के बराबर कर दिया। तीसरे पॉइंट पर आ चुके हैं। अब जो टारगेट का साइज है वो वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट के इक्वल है। नियरली इक्वल है तो भी चल जाएगा, थोड़ा बहुत अगर कम है लैम्डा से या थोड़ा बहुत अगर ज़्यादा है लैम्डा से तो चल जाएगा। एग्जैक्टली इक्वल है तो बहुत अच्छी बात है। तो अब टारगेट का साइज वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट के इक्वल है। एग्जाम्पल कहाँ से आएगा, तो एग्जाम्पल आप ले सकते हैं किसी पिन का शार्प पॉइंट। एक पिन लेते हैं, पेपर पिन, ये पेपर पिन है, इसका ये नुकीला वाला पॉइंट, इस पर लाइट को डालते हैं। जिस पर्टिकुलर पर लाइट गिरती है दैट इज टारगेट, दैट इज ऑब्स्टेकल। अब ये जो नुकीला पॉइंट है पिन का, उसका जो साइज है, साइज का मतलब डायमीटर या रेडियस भी आप सोच सकते हो, तो वो जो साइज है वो इस आने वाली लाइट की वेवलेंथ के ही नियर अबाउट है। तो अब ऐसे टारगेट पर साइज लाइट को डाल दिया गया। और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल पे जाना है तो आप क्या करिए, एक ओपेक सीट ले लीजिए। ये हमने एक ओपेक सीट ले ली और इसमें एक छोटा सा स्लिट काट लिया, ये स्लिट ले लिया।
और इस स्लिट का जो साइज है, साइज ऑफ स्लिट, वो नियर अबाउट वेवलेंथ के बराबर है, एग्जैक्टली इक्वल है तो बहुत बढ़िया है। तो यहाँ पर जो है स्लिट के ऊपर लाइट गिरेगी और अब जो सामने वाले स्लिट का जो साइज है वो वेवलेंथ ऑफ लाइट से लगभग बराबर है। तो ऐसे कई सारे एग्जाम्पल आप जो है अपने लिए फ्रेम कर सकते हो। तो जैसे ही लाइट को उन्होंने ऐसे टारगेट पर गिराया जिसका कि साइज वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट से बराबर था, तो ग्रिमाल्डी क्या देखते हैं, देन डिपार्चर ऑफ लाइट टेक प्लेस इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन along direction of propagation of light, direction of propagation of light, direction of propagation of light। बात को समझिए कि यहां पर लाइट जो है लेफ्ट से राइट जा रही है, बोलो यहां पे लाइट का जो प्रोपेगेशन है वो कैसा है, लेफ्ट से राइट। तो लेफ्ट से राइट जाते हुए प्रोपेगेशन जो है लेफ्ट से राइट है लाइट का, तो उसी प्रोपेगेशन में डिपार्चर ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में होगा। ये देखिए डिपार्चर वाली लाइट है ये, तो ऑल द डिपार्चर लाइट इज आल्सो गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। यानी कि अब ऐसा नहीं देखने को मिला कि डिपार्चर जो है पीछे की तरफ हो गया, ऐसा नहीं था। अगर कोई लाइट ऊपर से नीचे आ रही है, ऊपर से नीचे आ रही है लाइट और किसी ऐसे टारगेट पर डाली गई जिसका कि साइज वेवलेंथ ऑफ लाइट से बराबर है, तो ऊपर से नीचे आ रही तो डिपार्चर ऑफ लाइट भी सभी डायरेक्शन में होगा, लेकिन उस डिपार्चर की टेंडेंसी भी कैसी होगी, ऊपर से नीचे की ओर। समझ पा रहे हैं ना? यानी ये वाला जो डिपार्चर है उसमें हम इलास्टिक स्कैटरिंग वाले डिपार्चर से अगर कंपेयर करें तो इलास्टिक स्कैटरिंग के केस में डिपार्चर सभी तरफ हुआ था, पीछे की तरफ से डिपार्चर भी हुआ था, ऊपर भी डिपार्चर हुआ था, लेफ्ट राइट सब तरफ हुआ था। और इन इलास्टिक स्कैटरिंग में भी ऐसे ही हुआ था, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। जो स्टेटमेंट लिखा हुआ उस पर ध्यान दें कि देन द डिपार्चर ऑफ लाइट टेक प्लेस इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन along डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। जिस डायरेक्शन में लाइट चल रही है उसी डायरेक्शन में चलते हुए डिपार्चर कैसा होगा, ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में होगा। ये जो फिनोमेना थी, इस फिनोमेना को नाम दिया गया डिफ्रैक्शन। तो जो चैप्टर आपका है डिफ्रैक्शन, हमने यहाँ पर तीसरे पॉइंट पर उसकी डेफिनेशन आपको बता दी। सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट। डबल स्लिट भी होता है, लेकिन आपको अपने लिए अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग केवल सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट की ही तैयारी करनी है। तो सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट, तो फ्रेनेल ने ये काम किया था। क्या तैयारी की इन्होंने? फ्रेनेल ने एक ओपेक सीट ले ली, ये रही ओपेक सीट, इसके आर पार आप नहीं देख सकते ओपेक का मतलब। और उन्होंने यहाँ पर एक स्लिट काट ली, ये स्लिट कट की उन्होंने। जो साइज ऑफ स्लिट है, स्लिट का जो साइज है, हम उसको यहाँ स्मॉल ए से लिखेंगे, और जो ए है दैट इज वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट, वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट। इंसिडेंट लाइट का जो वेवलेंथ है दैट इज लैम्डा। अब यहीं पर ये सोर्स रखा हुआ है, इस सोर्स से लाइट ट्रेवल कर रही है और एनर्जी का जो पार्ट इस स्लिट के ऊपर गिरा उसको अभी हम दिखा रहे हैं यहाँ पर। लीजिए डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तैयारी डिफ्रैक्शन की है, क्योंकि तो जिसके ऊपर लाइट डाली जा रही है दैट इज टारगेट, ये टारगेट स्लिट, और उसके ऊपर जो है लाइट डाल दी गई है, साइज में बिल्कुल वैसे ही रखी गई है जैसा कि ग्रिमाल्डी ने बताया। यानी कि डिफ्रैक्शन की जो डिस्कवरी थी वो किसने? ग्रिमाल्डी ने। ग्रिमाल्डी ने इलास्टिक स्कैटरिंग को भी बताया था, इनइलास्टिक बताया था, लेकिन उसका नाम तो खत्म नहीं। अब ये लाइट डाल दी गई, सामने क्या है? स्क्रीन है,
जो ये स्क्रीन सामने है, अगर डिफ्रैक्शन नहीं हुआ, डिपार्चर नहीं हुआ, लाइट यहाँ पे अगर उसने अपना रास्ता नहीं डिपार्चर किया तो लाइट का स्लिट से निकलने के बाद और स्क्रीन के इस वाले हिस्से पर इल्यूमिनेशन, लेकिन प्रैक्टिकली जब हम इस काम को करते हैं तो हम क्या देखते हैं, इल्यूमिनेशन यहाँ पर भी है, पूरी स्क्रीन जो है लाइट से भरी हुई है, कंप्लीट स्क्रीन लाइट से एकदम फुल है। आप जरा अपने तरीके से क्वेश्चन के आंसर लेते हैं तो भाई यहाँ लाइट कैसे पहुंची है, यहाँ तो लाइट निकल नहीं सकती, यहाँ लाइट कैसे पहुंची, आंसर आया कि जैसे ही लाइट यहाँ से निकली, लाइट की एनर्जी का कुछ हिस्सा डिपार्चर कर गया, डिपार्चर करके ऊपर की तरफ गया है, उसी ने इल्यूमिनेशन दिया है ऊपर साइड स्क्रीन के अपवर्ड वाले जोन में, की डिपार्चर करके डाउन साइड वो इल्यूमिनेशन दे रहा है डाउन साइड। एक्सपेरिमेंट से ये बात उनके बाद निकल के आई, डिफ्रैक्शन तो हुआ और इसीलिए पूरा का पूरा जो स्क्रीन है वो थोड़ा ब्लैक हो गया। तो सिंगल से डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट में डायग्राम को बोलने यहाँ पर डिफ्रैक्शन थे, तो सिंगल स्लिट में डिफ्रैक्शन करा दिया गया, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस। अब लाइट का जो वेवलेंथ होता है वो इतना कम होता है तो जो ये स्लिट का साइज है वो भी बहुत कम होगा, लेकिन साउंड का वेवलेंथ कैसा होता है मीटर में, साउंड का वेवलेंथ कैसा होता है मीटर में, और अपने घरों में जो दरवाजे हैं जो उनका साइज भी कैसा होता है मीटर में। अगर हम यहाँ पर बोल रहे हैं दरवाजे के पीछे, दीवार के पीछे कोई ऑब्जर्वर खड़ा है तो दरवाजे हमारी साउंड खिड़की पर गिरी, दरवाजों पर गिरी, गिरने के बाद डिपार्चर करने के बाद उसके पास तक पहुंची, वो हमको देख नहीं पा रहे, वो हमको सुन पा रहे। और वही दरवाजे, वही खिड़की लाइट के करस्पॉन्डिंग बात करते हैं। क्या वो कैंडिडेट हमको सुन सकता है, लेकिन क्या वो हमारा बोर्ड देख सकता है? नहीं। क्या हुआ, अब जब लाइट चली, सामने वाला जो दरवाजा है वो कैसा है, बहुत बड़े साइज का है, और लाइट के डिफ्रैक्शन के लिए जो साइज है वो वेवलेंथ ऑफ लाइट के बराबर होना चाहिए। वेवलेंथ कैसा छोटा, और जो दरवाजा है, जो खिड़की है, वो भी करना चाहिए छोटी, लेकिन ऐसा तो है नहीं। एंड दैट इज वाई वो डिफ्रैक्शन की वजह से हमको सुन तो सकता है, लेकिन डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ना होने की वजह से फोटो को नहीं देख सकता। ठीक है, तो ये डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब इन्होंने क्या किया, मैं इसी डायग्राम को दोबारा बना, ये एस कॉस और ये सामने इसके सिंगल स्लिट, और स्लिट का जो साइज है वो भी हम लोग लाइट आ गई और लाइट का हो, ये सारा का सारा डिफ्रैक्शन है। कुछ हिस्सा लाइट का वो भी है, हमने डिपार्चर किया, इस स्लिट से निकलने के बाद सीधे गया बिना किसी डिपार्चर, उसने जो है डिपार्चर किया है उस सीधे करके वो पार्ट भी लाइट का यहाँ दिखा देते हैं। ये रहा लाइट का आना और अब इसके बाद स्क्रीन, फ्रेनेल ने क्या किया कि स्क्रीन से पहले एक कन्वर्टिंग नेचर का लेंस रख दिया, ये ओपेक स्क्रीन। तो अब इन्होंने यहाँ पर स्क्रीन रखी और स्क्रीन से लेंस डाल दिया, कन्वर्टिंग नेचर लेंस हो गया। तो
क्या दिया इस कन्वर्जिंग लेंस ने? कन्वर्जिंग लेंस ने डिफ्रैक्शन वाली लाइट को क्या किया? सुपर इम्पोज करा दिया। तो सारी जो डिफ्रैक्शन वाली लाइट थी उसको उसने मिलाया और सुपर इम्पोज करके स्क्रीन पर जो है पैटर्न आ गया। अब कन्वर्जिंग वाले लेंस ने इस पर सुपर इम्पोज किया, देखते हैं स्क्रीन पर नजारा कैसा। ये मैंने स्क्रीन बना ली है अब आपकी तरफ। पहले ये स्क्रीन रखी थी इस तरीके से हमारी तरफ, ये स्क्रीन इस तरीके से। अब हमने स्क्रीन को आपकी तरफ कर दी है। अब जब इन्होंने स्क्रीन पर होने वाले पैटर्न को देखा तो पैटर्न कैसा था? पैटर्न में जो स्लिट के ठीक सामने वाला जो पॉइंट है, स्लिट के ठीक सामने जो स्क्रीन का पॉइंट है वो सेंटर है। उस सेंटर पर इनको एक लाइट का स्पॉट मिलता है, लाइट का स्पॉट ब्राइटनेस के साथ। और उस स्पॉट के चारों तरफ ये काली की रिंग थी। हम क्या करेंगे कि लाइट वाला जो रिंग है वो बना देंगे और ब्राइट वाला स्पॉट यहाँ पर। ये स्क्रीन का जो ये सेंटर है, सेंटर पर उनको एक स्पॉट मिलता है लाइट का और उस स्पॉट के चारों तरफ काली वाली रिंग है। तो इस काली रिंग के चारों तरफ एक बार से पीली रिंग है, पीली रिंग से चारों तरफ एक काली वाली रिंग है। इस तरीके से उन ब्राइट वाली और डार्क वाली और ये जो विड्थ है, ये जो चौड़ाई है वो बहुत ज़्यादा कम है, इसलिए आप इनको देखने के लिए भी माइक्रोस्कोप यूज करते हैं। तो हम यहाँ पर ब्लैक वाली रिंग बना सकते हैं और ब्राइट वाली आप सेट हो जाएंगे। ये लीजिए, तो ये देखिए क्या है, B फॉर ब्राइट है, ये क्या है, B फॉर डार्क है, फिर ये B फॉर ब्राइट है और ये B फॉर डार्क है, फिर ये B फॉर ब्राइट है, फिर ऐसे अल्टरनेट स्क्रीन पर मिल गया। तो सिग्नल से डिफ्रैक्शन सबसे पहले हम डायग्राम बना देंगे। लिखा हुआ है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। उसके बाद में डिफ्रैक्शन पैटर्न ये रहा। डिफ्रैक्शन अब डिफ्रैक्शन आपको लिखना है तो क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि डिफ्रैक्शन लाइट सुपर इम्पोज forming effect over the screen is called the diffraction pattern। डिफ्रैक्शन पैटर्न क्या होता है और कैसा होता है, दोनों बातें। डिफ्रैक्शन पैटर्न क्या और कैसा होता है? डिफ्रैक्शन वाली लाइट यानी converging lens over screen then forming resultant effect over screen or resultant effect is called diffraction pattern। इस diffraction पैटर्न पर अल्टरनेट वे में आपको ब्राइट और डार्क रेंजेस होती हैं, लेकिन तो इन डिफ्रैक्शन पैटर्न हैविंग अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क इनका नाम इस वजह से क्योंकि ये बहुत फाइन है। फ्रिंज का मतलब होता है बहुत बहुत बहुत, तो इसलिए इनका तो डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस बनती है। सेंटर पे जो चमकीला स्पॉट बनता है दैट इज कॉल्ड द सेंट्रल ब्राइट। तो डिफ्रैक्शन पैटर्न हैविंग अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस और ब्राइट स्पॉट
at screen center is called central maximum। अभी अगर स्क्रीन के सेंटर पर जो स्पॉट आता है दैट इज कॉल्ड द सेंट्रल मैक्सिमम। एंड बियॉन्ड दिस सेंट्रल मैक्सिमम, जैसे ये स्क्रीन के सेंटर यहाँ पर ये भी तो ब्राइट है, बोलो, फिर इसके ऊपर तो बियॉन्ड द सेंट्रल मैक्सिमा ऊपर भी आप जाएंगे और स्क्रीन के नीचे भी जाएंगे, जो बाकी के वो कहलाते हैं सेकेंडरी मैक्सिमा। क्या कहलाते हैं? सेकेंडरी मैक्सिमा। तो ब्राइट स्पॉट एट स्क्रीन सेंट्रल मैक्सिमा एंड बियॉन्ड इट secondary maximum with dark। ये भी है कि सेकेंडरी मैक्सिमा को लगातार नहीं मिलते, सेंटर में जो चमकीला चलो 20 है। जितने भी चमकीले बैंड हैं सबका इंटेंसिटी कितना है? 20। डार्क वाले में तो इंटेंसिटी थी नहीं, 0 थी। लेकिन यहाँ पर जो सेंट्रल वाला मैक्सिमा है वो तो बहुत ज़्यादा चमकीला है, लेकिन जब हम उसके स्क्रीन के सेंटर से ऊपर जाते हैं और नीचे आते हैं तो लगातार जो सेकेंडरी मैक्सिमा है उनकी चमक कम होती जाती है। इस चीज़ को हम लोग इंटेंसिटी कर्व से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अगर कहा जाए कि डिफ्रैक्शन का इंटेंसिटी कर्व क्या है, डिफ्रैक्शन का इंटेंसिटी कर्व जो आपका उनकी ब्राइटनेस को कंपेयर करता है। और लीजिए ये इंटेंसिटी कर्व हम लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वे में बनाते हैं, ध्यान रखना भाई। कर्व बनाते हैं और फिर बाद में आप उस कर्व को समझिए। ये मैंने एक लाइन बनाई, तो ये लाइन है स्क्रीन, स्क्रीन, और ये रहा सेंटर, और फिर यहां पर हमने एक हाइट मेंटेन कर दी, ये हाइट मेंटेन करी। तो इस हाइट का मतलब है मैक्सिमम इंटेंसिटी। मैक्सिमम इंटेंसिटी पूरी फिजिक्स में शायद फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है, कोई ग्राफिकल एनालिसिस कर रहे हैं और ऑर्डिनरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, कोई एक्स एक्सेस नहीं, कोई वाई एक्सेस नहीं। हमने प्रैक्टिकली देखा कि सबसे ज़्यादा चमक कहाँ पर है? सेंटर पर है। उसको लोगों के साथ फील किया। कैसे फील किया? हमने कहा कि जहाँ सबसे ज़्यादा चमक है वहाँ हम सबसे ज़्यादा हाइट बनाएंगे। अच्छा, स्क्रीन के सेंटर से इधर भी है वो और इधर भी है, आप देख सकते हैं कि उस सिचुएशन को भी हमने यहाँ पर सेंटर रखा है। अब जैसे ही वो सेंट्रल मैक्सिमा आया, उसके अब जहां पर ये सेंट्रल स्पॉट खत्म होता है वहां पर क्या है? काला स्पॉट। तो देखिए कर्व जो है यहां पर आ गया, इस जगह पर आप देख पा रहे हैं ना। अब जो है कर्व की हाइट क्या बिल्कुल है? नथिंग है, कुछ नहीं है। ये स्क्रीन की लाइन है, ये स्क्रीन है आपके लिए, ये स्क्रीन है। अब मैं यहाँ पर कुछ बना रहा हूँ, आप देखिएगा मैंने एक कर्व का एक छोटा सा हिस्सा बनाया है, ये जो कि स्क्रीन के साथ बिल्कुल चिपका हुआ है। एंड दैट इंडिकेट मिनिमा। कोई हाइट नहीं है, कोई हाइट नहीं है मतलब क्या हो गया? मिनिमा। तो उधर भी तो होगा, ये लीजिए मिनिमा। फिर जैसे ये मिनिमा खत्म होता है तो उसके बाद फिर से क्या आएगा? सेकेंडरी मैक्सिमा। तो उसमें तो कुछ चमक है, कुछ इंटेंसिटी है, तो मैंने हाइट मेंटेन कर दी। अच्छा, होता क्या है? ये कैसे ही सर्कुलर है, तो आधा हिस्सा सेंटर से ऊपर होगा तो आधा हिस्सा कैसा होगा? नीचे होगा। तो इस बात का ध्यान रखिए, जो हाइट आपने मेंटेन की है इस तरफ, वही हाइट मेंटेन हो उस तरफ। लीजिए ये आपका
फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा है, क्योंकि सेंट्रल मैक्सिमा को तो हमने 0 नंबर बोला हुआ है ना भाई। यंग के एक्सपेरिमेंट में भी हमने सेंट्रल मैक्सिमा को क्या कहा था, 0, क्योंकि उसके लिए जो है पार्ट डिफरेंस जैसी कोई चीज नहीं होती है। एंड दैट इज वाई अब जो है ये पहला वाला सेकेंडरी मैक्सिमा है। देखो इस वाले के लिए -1। बी अलर्ट, यंग के एक्सपेरिमेंट में सेंटर से जो ऊपर फ्रिंजेस हैं वो अलग हैं और सेंटर से जो नीचे फ्रिंजेस हैं अलग हैं। अगर सेंटर से ऊपर एक चौथी फ्रिंज है तो सेंटर के नीचे भी चौथी फ्रिंज है, ये अलग अलग हैं। जब काउंटिंग होगी तो ये गिनती में शामिल हो जाएगी। लेकिन अगर मैं बोलूं पहला सेकेंडरी मैक्सिमा तो +-1, +1 मतलब आधा हिस्सा स्क्रीन के ऊपर है और -1 मतलब आधा हिस्सा नीचे है, और वो एक ही है। बात समझ पा रहे हो ना। अगर मैं आपसे कहता हूं कि डिफ्रैक्शन की इस एपिसोड में 4 सेकेंडरी मैक्सिमा, तो 4 का मतलब क्या हो गया, उनका हाफ पार्ट स्क्रीन से ऊपर, उनका हाफ पार्ट स्क्रीन से नीचे, वो 4 ही रहेगा। ठीक है, तो इसलिए +-1। फिर आप देखिए जैसे ये मैक्सिमा खत्म होता है तो फिर से एक डार्कनेस वाला सिचुएशन है, तो फिर से हमने कर्व को स्क्रीन के साथ चिपका दिया। किसी किसी बुक में इसको दिया, यानी कि ये जो मैं डिस्टेंस मेंटेन कर रहा हूं इसको बिल्कुल कम कर दिया। देखिए ये आपका जो है फर्स्ट मिनिमा, सिमिलरली इधर भी आपका फर्स्ट मिनिमा होगा, बिल्कुल 0 इंटेंसिटी का। उसके बाद फिर से सेकेंडरी मैक्सिमा, तो अब लगातार इंटेंसिटी कम होती जाती है। पहले वाले सेकेंडरी मैक्सिमा की हाइट ये है, तो बाद वाले की हाइट क्या होगी, और कम होगी, बोलो। उसके बाद और कम होगी, बोलो, और कम होगी, और एक सिचुएशन की हाइट क्या हो जाएगी, नथिंग। तो अब देखिए जैसा सिचुएशन यहां दिखाया वैसा यहां दिखाना है उधर उस तरफ भी। 1 2 3 4, तो कोशिश करें कि बिल्कुल सिमेट्रिक है। तो आपको जब ये इंटेंसिटी कर्व बनाना हो तो सिमेट्री का ध्यान रखना। ये इंटेंसिटी कर्व है। इस इंटेंसिटी कर्व से केवल ये बताने की कोशिश की जा रही है कि इस डिफ्रैक्शन के एक्सपेरिमेंट में जो आपके मैक्सिमा होते हैं, यानी कि जो पॉइंट वाली फ्रिंजेस होती हैं, उनकी इंटेंसिटी लगातार कम होती जाती है। अगर आप स्क्रीन के सेंटर से ऊपर चलेंगे इंटेंसिटी कम होती जाएगी, स्क्रीन के सेंटर से नीचे चलेंगे इंटेंसिटी कम होती जाएगी। तो इस वाले पॉइंट में हमने क्या सीखा, इन डिफ्रैक्शन पैटर्न इंटेंसिटी ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा, सेंट्रल वाले मैक्सिमा करके बाकी जितने भी ब्राइट के फ्रिंजेस हैं वो सबके सब सेकेंडरी मैक्सिमा। तो सेकेंडरी मैक्सिमा की काउंटिंग कैसे चलेगी, +-1, +-2, +-3, -4, क्योंकि सम पार्ट ऑफ हाफ पार्ट स्क्रीन से ऊपर और बचा हुआ हाफ पार्ट कैसा होता है, स्क्रीन से नीचे। तो इन डिफ्रैक्शन पैटर्न इंटेंसिटी ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा डिक्रीजेस as we move away from screen center। जैसे आप स्क्रीन सेंटर से अवे चलते जाओगे ये जो इंटेंसिटी है, बट याद रखें कि यंग के एक्सपेरिमेंट में ऐसा नहीं था। यंग के एक्सपेरिमेंट में ऑल द ब्राइट फ्रिंजेस हैविंग द इक्वल इंटेंसिटी। ठीक है, तो सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन में जो स्क्रीन पर विजन था आपने भी देखा। अब हम जो है उसके लिए पार्ट डिफरेंस और फेज डिफरेंस की बात करते हैं। ये सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन की स्क्रीन है, सामने ये स्लिट है जिसका कि साइज A है, और ये A इज इक्वल टू है लैम्डा ऑफ लाइट, इंसिडेंट लाइट। स्लिट के ठीक पीछे सोर्स रखा गया है, ये सोर्स हो गया लाइट का।
इसी के पास वेवलेंथ होगा। तो यहाँ से लाइट इस पर गिरी स्लिट पर और स्लिट से बाहर निकली, डिफ्रैक्शन का पैटर्न बन गया। स्लिट के ठीक सामने स्क्रीन का सेंटर है, चलो इसको O से नाम लिख दिया, स्क्रीन सेंटर। तो स्क्रीन सेंटर पर एक चमकीला स्पॉट बन गया, तो वो स्पॉट भी यहां दिखाते हैं। तो ये जो व्हाइट वाला बोर्ड का हिस्सा है वो ब्राइटनेस को शो करेगा। O यहां पर स्क्रीन सेंटर है, स्क्रीन सेंटर। देखिए इस समय ये मार्कर कहां पर है, मिनिमा नंबर 1, और ये क्या है, मिनिमा नंबर -1। ऐसे ही फिर इसके चारों तरफ एक फिर से ब्राइट स्पॉट होगा, वो होगा सेकेंडरी मैक्सिमा 1, उसका ऊपर वाला हिस्सा +1, नीचे वाला -1। तो हम बाकी नहीं दिखा रहे, अंडरस्टूड है। तो सेंट्रल मैक्सिमा से स्क्रीन का सेंटर और सेंटर पर सेंट्रल मैक्सिमा, और उस सेंट्रल मैक्सिमा के चारों तरफ जो है मिनिमा नंबर 1। तो कहीं पर भी, जैसे मान लीजिए सपोज कर लो आपका क्रॉस वायर यहां पर है, ये वही क्रॉस वायर है जो आपको इंटरफेरेंस में मिला था। तो यहां पर जो भी बैंड बना है, चाहे ब्राइट वाला बना हो या डार्क वाला बना हो, तो डिफ्रैक्शन की कम से कम 2 लाइट रेज ने तो सुपर इम्पोज किया ही होगा, ये बात तो कंफर्म है। अंदर की बात तो ये है कि जब भी कोई भी पैटर्न तैयार होता है तो वहां पर 2 या 2 से ज्यादा लाइट की रेज क्या करती हैं, सुपर इम्पोज करती हैं। लेकिन जब हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं तो ये सोच के करते हैं कि कम से कम 2 वेव एनर्जीज ने तो सुपर इम्पोज किया है। तो इस जगह को ले लेते हैं, पॉइंट P से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और ये जगह स्क्रीन के सेंटर से कितना ऊपर है, मान लिया y डिस्टेंस ऊपर है, बिल्कुल YDSE की तरह से चल रहा है काम। स्लिट का जो साइज है वो A है। थॉमस यंग ने जब पार्ट डिफरेंस निकाला था, तो उन्होंने जब पार्ट डिफरेंस निकाला तो क्या आंसर आया था यंग के एक्सपेरिमेंट में, y स्मॉल d बाई कैपिटल D। और क्या आया था, पार्ट डिफरेंस इज इक्वल टू स्मॉल d साइन थीटा। ये 2 फार्मूले थॉमस यंग को पार्ट डिफरेंस के लिए मिले थे। लेकिन जब हम लोगों ने सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट में पार्ट डिफरेंस निकाला तो एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड पार्ट डिफरेंस, जो पार्ट डिफरेंस कैलकुलेट किया जाता है, आपको डेरिवेशन नहीं करना है, कैलकुलेटेड पार्ट डिफरेंस इज इक्वल टू है y a बाई कैपिटल D। याद रखने के लिए जहां पर स्मॉल d है, स्मॉल d की जगह पर आपने a रख दिया। a स्लिट का साइज है, साइज ऑफ स्लिट, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो। कैपिटल D क्या है, वहां पर यंग के एक्सपेरिमेंट में कैपिटल D क्या थी, स्लिट से स्क्रीन का डिस्टेंस। तो यहां पर भी कैपिटल D स्लिट से स्क्रीन का डिस्टेंस। और क्या निकल के आता है पार्ट डिफरेंस, a साइन थीटा। याद रखने के लिए यंग के फार्मूले की लिस्ट बना लेना, उस फार्मूले लिस्ट में जहां जहां स्मॉल d है वहां पे क्या आने वाला है, स्मॉल है। जैसे वहां देखिए d साइन थीटा, यहां पर a साइन थीटा। थीटा वहां पर क्या था, एंगुलर पोजीशन ऑफ ऑब्जर्व्ड फ्रिंज। जैसे अगर आपका क्रॉस वायर यहां पर है और यहां पर जो भी फ्रिंज है, चाहे ब्राइट वाली हो या डार्क वाली हो, तो इस फ्रिंज को हम स्लिट के सेंटर से मिला देते थे, और ये जो एंगल होता था दैट इज कॉल्ड द एंगुलर पोजीशन। थीटा को यहां पर लिखते हैं एंगुलर पोजीशन ऑफ ऑब्जर्व्ड फ्रिंज, एंगुलर पोजीशन ऑफ ऑब्जर्व्ड फ्रिंज। थीटा का नाम वही है जो कि यंग के एक्सपेरिमेंट में था। और y को लिखते हैं लीनियर पोजीशन ऑफ ऑब्जर्व्ड फ्रिंज। ये थीटा और y की कहानी हो गई, जिस भी फ्रिंज को आप देखना चाहते हो। यंग के एक्सपेरिमेंट में जो फ्रिंज की विड्थ आती थी वो निकल के आती थी बीटा इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d, ये निकल के आती थी।
इस सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन वाले एक्सपेरिमेंट में सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ, तो सेंट्रल मैक्सिमा के विड्थ को जरा देखिए, मैं डायग्राम में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता हूं। तो सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ ये है बीटा। भाई सेंट्रल मैक्सिमा है, लुक्स लाइक ए स्पॉट, तो उसकी अपनी विड्थ का मतलब क्या हो गया, डायमीटर। और हम लोगों ने फ्रिंज विड्थ वहां बीटा से लिखा है, तो यहां पर भी बीटा से लिखते हैं। यंग के एक्सपेरिमेंट में फार्मूला ये था, तो डिफ्रैक्शन के एक्सपेरिमेंट में जब विड्थ निकलती है, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा यानी बीटा, तो निकलती है लैम्डा कैपिटल डी बाई ए। कीप इन माइंड, जहां पे स्मॉल डी है वहां पे क्या आ जाता है, ए। 2 यहां पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि अगर 2 मल्टीप्लाई नहीं करोगे तो फिर वो हाफ होगी ना। भाई ये आपकी जो विड्थ है वो कैसी है, हाफ है, जबकि हाफ ऊपर भी है और हाफ नीचे भी है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस एपिसोड में जो सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ है वो ये है। यंग के एक्सपेरिमेंट में जो एंगुलर फ्रिंज विड्थ आई थी, एंगुलर फ्रिंज विड्थ आई थी थीटा स्टार इज इक्वल टू बीटा बाई कैपिटल डी इज इक्वल टू आया था लैम्डा बाई स्मॉल डी। तो यहां पर जो एंगुलर फ्रिंज विड्थ आती है, यहां जो एंगुलर वाली फ्रिंज विड्थ आती है, हम उसको भी यहां पे थीटा स्टार से लिखेंगे। एंगुलर फ्रिंज विड्थ की डेफिनेशन क्या थी, एक बार आपसे पूछ लिया जाए। एंगुलर फ्रिंज विड्थ क्या था, फ्रिंज की चौड़ाई ने सेंटर पर, स्लिट के सेंटर पर जो एंगल बनाया, दैट इज कॉल्ड द एंगुलर फ्रिंज विड्थ। इसी तरीके से यहां पर सेंट्रल फ्रिंज की विड्थ ने स्लिट के सेंटर पर जो भी एंगल बनाया, दैट इज एंगुलर फ्रिंज विड्थ। सपोर्ट में डायग्राम दिखाते हैं, ये आपकी सेंट्रल वाली फ्रिंज है, कितनी विड्थ की है, बीटा विड्थ की है, और ये आपका स्लिट है, स्लिट का जो ये सेंटर है, तो सेंट्रल फ्रिंज की चौड़ाई ने, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा ने स्लिट के सेंटर पर जो एंगल बनाया, दैट इज कॉल्ड थीटा स्टार, एंगुलर फ्रिंज विड्थ। तो यंग के एक्सपेरिमेंट में थी बीटा बाई कैपिटल डी, यहां पर भी इसका फार्मूला है बीटा बाई कैपिटल डी, बीटा बाई कैपिटल डी। अब बीटा की वैल्यू जब ये रखोगे आप, तो 2 लैम्डा कैपिटल डी बाई ए अपॉन में कैपिटल डी से कैपिटल डी कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बनेगा, 2 लैम्डा बाई ए। ये फ्रिंज विड्थ आ गई। यंग के एक्सपेरिमेंट में जब क्रॉस वायर काली फ्रिंज पर रुक जाता था, तो उस समय कंडीशन होती थी y स्मॉल डी बाई कैपिटल डी बराबर n लैम्डा, y स्मॉल डी बाई कैपिटल डी बराबर 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2। ये थी किसके लिए, फॉर मैक्सिमा, और ये किसके लिए, फॉर मिनिमा। ये यंग के केस में था कि यंग के केस में अगर क्रॉस वायर ने ब्राइट फ्रिंज पर फोकस किया है तो रिजल्ट ये रहता था, और अगर डार्क वाली फ्रिंज पर फोकस किया है, मिनिमा मतलब, तो ये रिजल्ट रहता था। अगर हम डिफ्रैक्शन में बात करें, तो डिफ्रैक्शन में क्या कंडीशन होती है, नंबर 3, तो डिफ्रैक्शन में इन सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट SSDE, y स्मॉल डी बाई कैपिटल डी, दिमाग में जहां पर स्मॉल डी है वहां पे a आ जाएगा, वहां पर लिखा है y डी, तो मैंने लिखा y स्मॉल है, और इज इक्वल टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2। ये है फॉर ब्राइट, ब्राइट वाली फ्रिंजों की कंडीशन ये निकल के आती है। आपको ये सारी कंडीशंस डिराइव नहीं करनी है, जबकि यंग के एक्सपेरिमेंट में आपने डिराइव की थी। और आप लिख सकते हैं y स्मॉल ए बाई कैपिटल डी इज इक्वल टू n लैम्डा फॉर डार्क, फॉर डार्क। अच्छा, यंग के एक्सपेरिमेंट में अगर पाथ डिफरेंस के लिए तुम ये फंडा नहीं लेते हो, y स्मॉल डी बाई कैपिटल डी नहीं लेते हो,
तो एक चॉइस और भी थी, होती थी डी साइन थीटा, बोलो डी साइन थीटा। तो इस तरीके से लिख सकते हो आप। भाई यंग के एक्सपेरिमेंट में पार्ट डिफरेंस निकालने के दो फार्मूले थे, एक फार्मूला था वाई स्मॉल डी बाई कैपिटल डी और एक क्या था, डी साइन थीटा। तो अभी हमने इसको लिया था, अब हम इसको लेके चलते हैं। तो ये लिखा है डी साइन थीटा बराबर एन लैम्डा फॉर द मैक्सिमा, और यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर रिजल्ट आता है ए साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा फॉर डार्क और ए साइन थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2 फॉर ब्राइट। तो ये सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स हैं। अब एक क्वेश्चन यहां पर आपके लिए आएगा कि सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट में आप फ्रिंज की जो चौड़ाई सेंट्रल मैक्सिमा की जो विड्थ है वो निकाल के दिखाइए। अभी तो हमने केवल टू द पॉइंट जो कॉन्सेप्ट की लिस्ट थी वो बना दी और साथ साथ हेल्प की है कि अगर कभी आप इनको भूलो तो यंग के एक्सपेरिमेंट को, फार्मूला लिस्ट को अपने साथ रखना और चीज़ों को मैनेज कर लेना, ठीक है। तो अब हम ये सारी इंफॉर्मेशन जो हमको मिल चुकी है नंबर 3 पॉइंट वाली, नंबर 1 पॉइंट वाली, उनका यूज करते हैं और सेकेंड नंबर को जरा डिराइव करके दिखाते हैं आपके लिए कि सेंट्रल मैक्सिमा की जो विड्थ निकल के आई है 2 लैम्डा कैपिटल डी बाई ए, ये कैसे निकल के आई है। तो हम प्रूफ करके दिखाने वाले हैं, प्रूफ दैट बीटा बराबर 2 लैम्डा कैपिटल डी बाई ए एंड थीटा स्टार इज इक्वल टू 2 लैम्डा बाई डी। 2 लैम्डा बाई डी, यहां पे डी की जगह पे, स्मॉल डी की जगह पे ए चलता है, याद रखना ए स्लिट की विड्थ है। तो ये प्रूफ करके दिखाने वाले, और डिफ्रैक्शन चैप्टर है तो डिफ्रैक्शन के लिए ही बात होगी। तो एक बार फिर से डायग्राम बनाया, ये स्क्रीन का सेंटर है, सेंटर से ऊपर मिनिमा नंबर +1, सेंटर से नीचे मिनिमा नंबर -1 और बीच में पैक हो चुकी है सेंट्रल मैक्सिमा। ये स्लिट का सेंटर दिखा रहे हैं, अब की बात स्लिट नहीं दिखा रहे हैं, स्लिट सेंटर, छोटा सा डॉट रहा होगा, स्लिट भी अपने आप में बहुत छोटी है। और ये जो डिस्टेंस है दैट इज कैपिटल डी। अब देखिए डिफ्रैक्शन करने से जो लाइट यहां तक पहुंची है, डिफ्रैक्शन करके, ध्यान देना, जो लाइट डिफ्रैक्शन करके इस लोकेशन तक पहुंची है, मिनिमा नंबर 1, नीचे भी है उसका आधा हिस्सा, तो हमने कहा मिनिमा नंबर 1 की जो एंगुलर पोजीशन है वो थीटा है और जो लीनियर पोजीशन है वो वाई है। यानी इस पर्टिकुलर डायग्राम में थीटा जो है, थीटा एंगुलर पोजीशन है, एंगुलर पोजीशन ऑफ मिनिमा नंबर 1, और जो y है वो लीनियर पोजीशन है ऑफ मिनिमा नंबर 1। ये थीटा और y है। उधर नंबर 3 का कॉन्सेप्ट बता चुका है कि इफ यू आर ऑब्जर्विंग द डार्क वाला फ्रिंज देन यू हैव ए कॉन्सेप्ट a sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा एंड यू हैव ए कॉन्सेप्ट y स्मॉल a कैपिटल D बराबर n लैम्डा। तो एक बार पहले y वाला फंडा यूज करते हैं। तो हमने कहा फॉर डार्क फ्रिंजेस, डिफ्रैक्शन में अगर डार्क वाली फ्रिंजेस हैं तो फंडा होता है y, यंग के एक्सपेरिमेंट में याद है y स्मॉल d बाई कैपिटल D, यहां पर स्मॉल a बाई कैपिटल D बराबर n लैम्डा। तो यहां से y बराबर क्या हो जाएगा, n लैम्डा कैपिटल D बाई a। क्लियर ये बात। हम कौन से डार्क पर हैं, पहले डार्क पर हैं, तो n बराबर 1, फर्स्ट डार्क पर हैं तो n बराबर 1, तो y बराबर आ गया लैम्डा कैपिटल D बाई a। देखिए y हमने निकाल दिया और y की वैल्यू आई है लैम्डा कैपिटल D बाई a। तो जितना y ऊपर होगा उतना ही तो y नीचे भी होगा, बोलो। तो पूरी फ्रिंज की विड्थ कितनी हो जाएगी, 2y। तो बीटा बराबर हो गया 2y।
तो बीटा बराबर हो गया 2 लैम्डा कैपिटल डी बाई ए, ये निकाल लिया। ठीक है, निकल गई है। उसके बाद में आप थीटा स्टार कैसे निकालोगे? तो ये आपका सेंट्रल मैक्सिमा है, बीच में सेट हो गया बीटा वैल्यू का, ये बीटा वैल्यू का सेंट्रल मैक्सिमा है। अब हमें एंगुलर फ्रिंज विड्थ निकालनी है, तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ का तो मतलब ये होगा, दिस इज द थीटा स्टार। मानते हो इस बात को? बोलो। यानी थीटा स्टार एक्चुअली इस थीटा का क्या होगा? डबल। ये थीटा क्या है? पहली वाली मिनिमा की एंगुलर पोजीशन। तो अगर थीटा स्टार चाहिए तो थीटा का क्या कर दिया जाए? डबल कर दिया जाए। तो डबल कर लिया जाए, तो थीटा स्टार इज ए एंगुलर वाली विड्थ, एंगुलर विड्थ, एंड थीटा स्टार इज इक्वल टू 2 थीटा। तो फिर से हमने फंडा लगाया, हम लोग इस समय पहले डार्क के पीछे पड़े हैं, और डार्क के लिए पार्ट डिफरेंस होता है ये, तो ए साइन थीटा इज इक्वल टू है एन लैम्डा, ये है फॉर डार्क। और हम बात कर रहे हैं फर्स्ट डार्क की, तो ए साइन थीटा इज इक्वल टू 1 लैम्डा, एन बराबर 1 हो गया। तो यहां से साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया? लैम्डा बाई ए। ये जो एंगुलर पोजीशंस होती हैं ये बहुत कम होती हैं, ये बात हम जानते हैं। एंगुलर पोजीशंस बहुत कम, छोटी छोटी वैल्यू की होती हैं, और अगर एंगल्स छोटे छोटे हैं तो साइन थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं? थीटा लिख सकते हैं। तो साइन थीटा जहां पर लिखा है वहां पे थीटा लिख दिया जाए, तो ये आ गया थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई ए। तो लेकिए थीटा स्टार की वैल्यू आ गई 2 लैम्डा बाई ए। ठीक है, तो ये था आपका फ्रिंज विड्थ के बारे में पूरा का पूरा डिस्कशन। क्लियर तो नहीं बात? लास्ट चीज अब इस चैप्टर पर है, फ्रेनल डिस्टेंस क्या होती है? फ्रेनल डिस्टेंस। तो फ्रेनल डिस्टेंस क्या होती है वो जान लेते हैं। फ्रेनल डिस्टेंस कैपिटल डी की वैल्यू को कहते हैं, कि कैपिटल डी की वैल्यू फ्रेनल डिस्टेंस कहलाती है, जिसके लिए सेंट्रल मैक्सिमा की जो विड्थ है वो स्लिट की विड्थ की डबल हो जाती है। देखिए बीटा बराबर आया है, हम बात करने वाले हैं फ्रेनल डिस्टेंस की। फ्रेनल डिस्टेंस जेड और यहां पर एफ, इससे रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी वैल्यू होती है जेड एफ इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई लैम्डा। एक्चुअली ये जेड एफ है क्या? तो जेड एफ स्पेशल वाला कैपिटल डी होता है, कैपिटल डी होता है। देखिए कौन सा स्पेशल वाला कैपिटल डी होता है, समझे बात को। ये स्क्रीन है और ये स्लिट है, साइज इसका ए है जो कि हमें पता है, और ये यहां पर बीटा वैल्यू की सेंट्रल मैक्सिमा बन चुकी है, सेंट्रल मैक्सिमा बीटा वैल्यू का बन चुका है। और बीटा बराबर क्या होता है? बीटा बराबर होता है 2 लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल है। कैपिटल डी ये रहा, अब ध्यान देना भाई, कैपिटल डी को बदलेंगे तो बीटा बदलेगा, बोलिए। तो कैपिटल डी को बदल के देखो, और बीटा बराबर 2a चाहिए। कैपिटल डी को इतना बदलिए, इतना बदलिए, इतना बदलिए कि बीटा की वैल्यू क्या हो जाए? 2a। तो जब कैपिटल डी बराबर जेड एफ हो जाता है, जेड एफ मतलब फ्रेनल डिस्टेंस, तब बीटा बराबर 2a हो जाता है। तो जैसे बीटा की जगह पे 2a लिखोगे तो कैपिटल डी जेड एफ से जाना जाता है, a आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, जेड एफ बराबर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर बाई लैम्डा। तो अब आप सब लोग इसकी डेफिनेशन बनाने के लिए तो तैयार हो ना? इसकी डेफिनेशन कैसे बनेगी? व्हाट इज फ्रेनल डिस्टेंस? फ्रेनल डिस्टेंस जेड एफ, फ्रेनल डिस्टेंस जेड एफ is such distance
such distance of screen from single slit for which width of central maxima become twice of size of slit। यही तो बनेगी डेफिनेशन। तो ये आपका फ्रेनेल डिस्टेंस हो गया। आगे चलते हैं, मूव करते हैं। स्कैटरिंग में कुछ बेसिक पॉइंट ले लेते हैं। इलास्टिक स्कैटरिंग क्या होती है आप जान चुके हो। इलास्टिक स्कैटरिंग डेफिनेशन डन हो चुकी है। इलास्टिक स्कैटरिंग की डेफिनेशन हो गई। इलास्टिक स्कैटरिंग को लेकर के एक लॉ है कि स्कैटर्ड इंटेंसिटी यानी जो फैल जाएगी, स्कैटर्ड इंटेंसिटी आई स्कैटर्ड प्रोपोर्शनल टू 1 लैम्डा की पावर 4। स्कैटर्ड इंटेंसिटी और इंटेंसिटी में डिफरेंस है। इस बात को समझने के लिए आप जो है एक एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे सपोज करिए कि आपने एक ग्लास में पूरा ऊपर तक जो है पानी भर दिया और दूसरे ग्लास में उतना ही बड़ा शहद ले लिया। अब दोनों ग्लास ले करके आप यहां से 10 कदम आगे बढ़ते हो तो पानी ज्यादा फैल जाएगा ना, एज कंपेयर टू द हनी। तो अब आप बोलोगे कि फैलने की जो कैपेसिटी है, फैलने की जो टेंडेंसी है वो पानी में ज्यादा है। तो इलास्टिक स्कैटरिंग को लेकर के डेफिनेशन तो हो ही चुकी है। अब बात हो रही है स्कैटर्ड इंटेंसिटी, वो इंटेंसिटी जो फैलती है, एंड दैट इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा की पावर 4। और ये जो लॉ है आपका स्कैटरिंग को लेकर के रेलेज के नाम से फेमस है, रेलेज लॉ। याद रखना कि रेले स्कैटरिंग की बात करते हैं लेकिन उनकी स्कैटरिंग इलास्टिक वाली है। अब जब इलास्टिक स्कैटरिंग का ये लॉ आपको पता चल गया तो एक कॉमन पॉइंट है, जरा देखते हैं आप उसके लिए तैयार हैं कि नहीं। कि जब हम किसी ल्यूमिनस सोर्स को देखते हैं, ल्यूमिनस मतलब जो लाइट का सोर्स हो, when we observe luminous object मतलब लाइट सोर्स को जब आप देखते हो, लाइट सोर्स को जब हम देखते हैं तो when we observe luminous object then our eyes receive unscattered intensity। तो हमारी आंखें उस लाइट को रिसीव करेंगी जो स्कैटर्ड नहीं हुआ है। तैयार, देखते हैं। हमने सन को देखा, सुबह वाला सन देखा, सनराइज वाला। तो सन ने कहा कि भाई हम वाइट लाइट आपके पास भेज रहे हैं। सन से आने वाली लाइट वाइट होती है, विबग्योर। और हम यहां पर हैं ऑब्जर्वर। जिसका लैम्डा कम वो ज्यादा फैलेगा। हनी कम फैलता था लेकिन पानी ज्यादा फैलेगा। तो देखो वायलेट वाला तो स्कैटर्ड हो गया। स्कैटर्ड किससे हो जाएगा? हमारे एटमॉस्फेयर से टकराएगा। एटमॉस्फेयर में जो मिलियन बिलियन छोटे छोटे गैस के मॉलिक्यूल्स और जो डस्ट के पार्टिकल्स हैं तो वो उसको स्कैटर्ड करेंगे। तो स्कैटरिंग में सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग किसकी होगी? वायलेट की। तो वायलेट जो है वो ऑलमोस्ट स्कैटर्ड हो गया। वायलेट 100% स्कैटर्ड, क्योंकि इसका लैम्डा कम था। जिसका लैम्डा कम है उसकी स्कैटरिंग ज़्यादा है। इसी तरीके से उस एग्जाम्पल से अगर मैच करो तो पानी ज़्यादा स्कैटर्ड हो गया क्योंकि वो कैसा है? कम विस्कस है, कम गाढ़ा है। हनी गाढ़ा है, विस्कस है, इसलिए वो कम स्कैटर्ड हुआ है। इंडिगो ब्लू, इंडिगो ब्लू, इन सबके लैम्डा कम है। सबसे पहले स्कैटर्ड हो जाएगा वायलेट, उसके बाद इंडिगो का नंबर, फिर ब्लू का नंबर, फिर ग्रीन का नंबर, उसके बाद येलो का नंबर।
उसके बाद ऑरेंज का नंबर, उसके बाद में रेड का नंबर। इसकी स्कैटरिंग सबसे कम होगी, वेरी वेरी लेस स्कैटर्ड, क्योंकि जिसका लैम्डा ज्यादा होगा उसका स्कैटर्ड इंटेंसिटी क्या होगा, कम होगा। तो सुबह के सन को जब हम देखते हैं तो हमारी आंखों पर बचा हुआ लाइट पहुंचता है। बचा हुआ मतलब अनस्कैटर्ड। भाई विबग्योर चला, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये सब स्कैटर्ड हो गए। थोड़ा बहुत जो बच गया वो कौन होता है, रेड। तो आपकी आंखों तक जो पहुंचता है दैट इज रिमेनिंग रेड। इसी रिमेनिंग रेड को क्या अनस्कैटर्ड रेड कह सकते हैं, बोलो। अब इस पॉइंट को देखो, इस एग्जाम्पल को देखो, और ऊपर जो मैंने स्टेटमेंट लिखा उसको देखो कि जब हम किसी सोर्स को देखते हैं तो हमारी आंखों पर पहुंचती है रिमेनिंग लाइट, जो स्कैटरिंग के बाद जो बच जाती है वो पहुंचती है। और सुबह के सन में हमारे पास रिमेनिंग रेड पहुंचता है एंड दैट इज वाई सन कैसा दिखता है, रेडिश। और यही आपका इवनिंग का सन भी है। देखो दो फैक्टर काम करते हैं, एक तो स्कैटरिंग और दूसरा डिस्टेंस। हाँ, सनराइज और सनसेट की सिचुएशन में जो ये डिस्टेंस होती है ये भी जबरदस्त होती है। डिस्टेंस मैक्सिमम। तो सनराइज का जो सन होता है वो आपकी अर्थ से मैक्सिमम डिस्टेंस पर होता है, सनसेट का जो सन होता है वो आपकी अर्थ से मैक्सिमम डिस्टेंस पर होता है। तो एक तो इस वाले रूल से जिसका लैम्डा कम वो स्कैटर्ड ज्यादा, और दूसरा स्कैटर्ड होने के लिए डिस्टेंस भी काम कर जाती है। भाई अगर आप 10 स्टेप चलोगे तो जितना भी वाटर स्कैटर्ड होगा, हनी स्कैटर्ड होगा। अगर आप 100 स्टेप चलोगे तो वाटर और ज़्यादा स्कैटर्ड होगा ना। तो डिस्टेंस अगर बढ़ाओगे तो इंटेंसिटी में नुकसान और ज़्यादा होगा। तो दो चीज़ें एक साथ काम करती हैं सनराइज और सनसेट में, एक तो ये वाला फंडा, दूसरा डिस्टेंस वाला फंडा। डिस्टेंस के साथ इंटेंसिटी की ये कहानी है r²। तो इस तरीके से सुबह के सन को जब हम देखते हैं और सनसेट वाले सन को जब हम देखते हैं तो थोड़ा बहुत जो बचा हुआ रेड वाला लाइट है वही हमारी आंखों पर आता है, और इसलिए सुबह और सनसेट वाला सन जो है वो हमको रेडिश दिखता है। क्लियर ये बात। लेकिन जब हम दोपहर के सन की बात करते हैं, ये आपका सन एट नून की कंडीशन पर, ये आप ऑब्जर्वर। अब ये डिस्टेंस कम हो जाती है। इस समय सन की और अर्थ की डिस्टेंस मिनिमम होती है। सन से फिर चलता है विबग्योर। अब डिस्टेंस कम होने की वजह से हमारी आंखें रिसीव करती हैं रिमेनिंग वायलेट प्लस इंडिगो प्लस ब्लू प्लस ग्रीन प्लस येलो और प्लस ऑरेंज प्लस रेड। सबसे ज्यादा रिच रेड ही रहता होगा। तो अब जो है डिस्टेंस कम हो जाने की वजह से वायलेट स्कैटर्ड तो होता है लेकिन पूरा स्कैटर्ड नहीं हो पाता, थोड़ा बहुत वायलेट हमारे पास आता है। सिमिलरली डिस्टेंस कम हो जाती है तो इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज पहुंचते हैं हमारे पास तक, और रेड को तो पहुंचना ही पहुंचना था क्योंकि डिस्टेंस कम भी है और इसकी स्कैटरिंग भी बहुत कम होती है। तो इन सब का जो कंबाइंड कलर है वो कैसा होता है, वाइट। तो सन अपीयर वाइट इन कलर एट नून। दोपहर का सन आपको जो है सफेद दिखता है। अब आपसे कहा जाए प्रैक्टिकली तुम इस बारे में क्या कहते हो, आप बोलोगे नहीं पीला दिखता है। तो जब आप ये कहते हो कि नहीं पीला दिखता है तो उसकी वजह यह है कि इस वाइट में जो येलो कलर है उसके लिए तुम्हारी आंखों की सेंसिटिविटी क्या सबसे ज़्यादा है, तो तुम्हारी आंखें तुरंत तो येलो को पकड़ लेती हैं। लेकिन उसी सिचुएशन पर अगर आप थोड़ा सा कंसंट्रेट करें तो दोपहर का सन आपको किस में दिखेगा, सफ़ेद दिखेगा, वाइट दिखेगा। ठीक है ना। जब आप ये बोलते हो कि नहीं सर येलो दिख रहा है तो उसी समय थोड़ा फोकस करिए तो आप देखेंगे कि वो जो कलर है वो कैसा है, वाइट पैटर्न के साथ है। क्लियर ये बात क्लियर हो गई। और ये पॉइंट भी क्लियर हो गया कि जब आप किसी ल्यूमिनस को देखते हो, जब तुम किसी ल्यूमिनस को देखते हो तो आपकी आंखों पर पहुंचता है अनस्कैटर्ड इंटेंसिटी। ठीक। लेकिन अगर हम ऑब्जर्व करते हैं किसी नॉन ल्यूमिनस को अगर हम ऑब्जर्व करते हैं
यानी जो लाइट के सोर्सेज नहीं है। तो व्हेन वी ऑब्जर्व नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट देन आवर आईज रिसीव स्कैटर्ड इंटेंसिटी। तो हमारी जो आंखें हैं वो स्कैटर्ड इंटेंसिटी को रिसीव करती हैं। चलिए इस बात को समझने की कोशिश करते हैं इसी डायग्राम से कि ये सन है, यहां से वाइट आ रही है, विबग्योर लाइट आ रही है और हम ये देख रहे हैं। तो देखिए अब हम सन को नहीं देख रहे हैं। तो जब हम यहां पर देखेंगे, इस वाले जोन को देखेंगे, तो इस वाले जोन में कौन है? एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर के अनगिनत डस्ट के और गैस के मॉलिक्यूल्स के पार्टिकल्स हैं और इन पार्टिकल्स पर जो इंटेंसिटी है वो कौन सी है? स्कैटर्ड वाली। कौन सी इंटेंसिटी है? स्कैटर्ड वाली ना। और स्कैटर्ड इंटेंसिटी में सबसे रिच कौन है? जिसका लैम्डा क्या होगा? सबसे कम है। यानी ये तीन लोग बहुत ज्यादा रिच हैं स्कैटर्ड के मामले में। वायलेट, इंडिगो, ब्लू के लैम्डा जो है आसपास करीब करीब क्या होते हैं? बराबर ही होते हैं, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस रहता है। तो जैसे ही हमने जो है, जैसे सपोज कर लो कि सामने सन है, तो हमने कहा सन नहीं देखेंगे, इधर देखेंगे। तो अब जब इधर देखेंगे तो इधर तो कौन सा इंटेंसिटी होगा? स्कैटर्ड वाला। और स्कैटर्ड इंटेंसिटी में सबसे रिच इंटेंसिटी किसकी है? वायलेट, इंडिगो, ब्लू की, जिसका कि कंबाइंड इफेक्ट कैसा होता है? नीला, ब्लू होता है। तो जैसे हमने सन से अपने आप को हटा के इस तरफ किया तो मुझे एटमॉस्फेयर क्या दिखाई दे रहा है? नीला। ये जो एटमॉस्फेयर है वो कैसा है? ट्रांसपेरेंट है। तो पीछे का जो बैकग्राउंड है वो भी कैसा दिखता है? नीला। तो स्काई हमको कैसा दिखता है? नीला। तो आसमान का नीला देखना स्कैटरिंग फिनोमेना है, लेकिन आपकी आंखें रिसीव करती हैं स्कैटर्ड इंटेंसिटी। और सन का रेडियस देखना स्कैटरिंग फिनोमेना है, लेकिन आपकी आंखें रिसीव करती हैं अनस्कैटर्ड इंटेंसिटी। बात करते हैं पोलराइजेशन की। और पोलराइजेशन में सबसे पहले मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी दी थी। मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ लाइट। मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ लाइट। वैसे तो मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ लाइट पे पूरी किताब है, बट हम लोग उस पूरी बुक की बात नहीं करेंगे, उसके जो मेन पॉइंट है उसकी बात करेंगे। पहला पॉइंट इन्होंने जो स्टेटमेंट में दिया है, उन्होंने कहा लाइट जो है इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एनर्जी। लाइट इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एनर्जी। यार जिसके टुकड़े हो जाएं वो डिसकॉन्टिन्यूअस और जिसके टुकड़े ना हो वो कॉन्टिन्यूअस। तो लाइट इज नॉट ए कॉन्टिन्यूअस एनर्जी। इट फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एनर्जी पैकेट्स। बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एनर्जी पैकेट्स। और इस एनर्जी पैकेट्स को फोटॉन के नाम से जाना जाता है। ये बात इन्होंने दी। और जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जब निकली तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाली फिनोमेना ने इसको वेरीफाई भी कर दिया। कई सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट हुए उस समय पर जिन्होंने उनकी इस बात को कहा कि आप सही कह रहे हो। तो ये लाइट की एनर्जी है और अगर ये हमारे पास में 6000 जूल है पर सेकेंड, तो इस एनर्जी में छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स हैं और ये छोटे छोटे जो एनर्जी के पैकेट्स हैं इनको फोटॉन्स कहा जा रहा है। तो ये फोटॉन्स हैं। तो ये जो फोटॉन है वो एनर्जी से भरे हुए हैं। तो सेकेंड नंबर पॉइंट, ईच फोटॉन हैविंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड मैग्नेटिक एनर्जी। मैग्नेटिक एनर्जी का शेयर इतना कम होता है तो कहीं कहीं किसी किसी जगह पर हो सकता है कि ये ना लिखा हो। तो हर फोटॉन, लाइट का जो फोटॉन है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से भरा हुआ है और मैग्नेटिक एनर्जी से भरा हुआ है, एंड दैट इज वाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी 90% और 10% क्या है? मैग्नेटिक एनर्जी है। तो जब हम
इस एनर्जी को, फोटॉन की इस एनर्जी को जब हम विजुलाइज करते हैं, टू विजुलाइज फोटॉन एनर्जी, वी ड्रॉ लाइट वेक्टर्स सिमेट्रिकली चारों तरफ अराउंड इट। अब कैसे ये पता चले, कैसे लोगों को ये पता चले कि ये जो फोटॉन है ये एनर्जी से भरा हुआ है? तो आप जो फोटॉन लेते हैं, जैसे किसी चार्ज ने इलेक्ट्रिकल एनर्जी से कोई चार्ज भरा हुआ है, मैग्नेटिक एनर्जी से कोई चीज़ भरी हुई है, तो आप वहाँ पे वेक्टर्स बनाते थे, मैग्नेटिक वेक्टर्स, इलेक्ट्रिक वेक्टर्स। ये फोटॉन दोनों तरीके की एनर्जी से भरा हुआ है, तो इसको विजुलाइज करने के लिए हम इसके चारों तरफ वेक्टर्स बना देते हैं, और ये वेक्टर्स लाइट वेक्टर्स कहलाते हैं। ये वेक्टर्स जो हैं वो लाइट के वेक्टर्स कहलाते हैं। और ये लाइट के वेक्टर्स कैसे होते हैं? तो एक आंसर है कि सिमेट्रिकल होते हैं अराउंड द ऑल डायरेक्शंस, क्योंकि लाइट हर जगह जा रही है। अगर ये फोटॉन है तो अपनी एनर्जी को सब तरफ दे रहा है, इसलिए लाइट के वेक्टर्स हो गए। ये बात इन्होंने कही। सारा का सारा जो ट्रीटमेंट है वो थ्योरेटिकल है। जो लाइट वेक्टर्स की जो बात है वो तो थ्योरेटिकल है ना, बोलो भाई। अब अगर हम तीसरे पॉइंट को दिमाग में रखते हुए लाइट के आने और जाने के बारे में सोचें तो देखो हमारा विजन कैसा होगा। अगर हम तीसरे पॉइंट को माइंड में रखें और लाइट का आना और जाना सोचें, नंबर 4 पर आते हैं। ऑल लाइट वेक्टर्स are perpendicular to direction of propagation of light, direction of propagation of light, direction of propagation of light। ये लाइट हमारी तरफ आ रही है तो प्रोपेगेशन तो ये हो गया टूवर्ड्स मी। मैं इसको एक पेन से दिखा देता हूं, ये प्रोपेगेशन हो गया। अब इस प्रोपेगेशन में यानी इस रास्ते पर फोटॉन की चेन है, पहला फोटॉन, तो पहले फोटॉन के लाइट वेक्टर चारों तरफ है, दूसरा फोटॉन चारों तरफ है, और प्रोपेगेशन की डायरेक्शन कैसी है? ऐसी। तो प्रोपेगेशन की डायरेक्शन के साथ ये वेक्टर्स कैसे हैं? चारों तरफ हैं। बोलो यार। तो चारों तरफ जो ये वेक्टर्स हैं और जो प्रोपेगेशन है ये आपस में कितना एंगल बना रहे हैं? 90 डिग्री। क्या बना रहे हैं? 90 डिग्री। ये बात हो गई। और जब ये सारी बातें मैक्सवेल ने अपनी थ्योरी में कही तो यहाँ से एक डेवलपमेंट हुआ कॉन्सेप्ट का अनपोलराइज्ड लाइट। अनपोलराइज्ड लाइट क्या होती है? तो अनपोलराइज्ड लाइट यही लाइट होती है जिसमें लाइट के वेक्टर्स चारों तरफ होते हैं और नो डाउट डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के साथ कैसे होते हैं? परपेंडिकुलर। तो अनपोलराइज्ड लाइट को हम कैसे दिखाया करेंगे? ध्यान देना भाई। ये हम लाइट का प्रोपेगेशन दिखा रहे हैं, प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। इसकी भी अपनी एक डायरेक्शन होती है, दिशा होती है, और प्रोपेगेशन ऑफ लाइट के लिए जो वेक्टर होता है वो कैपिटल S होता है, एंड दैट इज पॉइंटिंग वेक्टर। तो कभी कभी आपके लिए एक हल्का फुल्का क्वेश्चन होता है, पॉइंटिंग वेक्टर क्या बताता है? आंसर है पॉइंटिंग वेक्टर डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट को बताता है। अब देखिए इस डायरेक्शन में चलने वाले जो फोटॉन्स हैं, पहला फोटॉन्स, चारों तरफ लाइट के वेक्टर्स हैं, चारों तरफ लाइट के वेक्टर्स हैं। 3D पिक्चर है, हम यहाँ पर उसको उतना दिखा नहीं पाएंगे, लेकिन इतना तो कम से कम हम लोग फील कर ही सकते हैं कि जो लाइट के वेक्टर्स हैं वो सिमेट्रिकली हैं, चारों तरफ है। ये है अनपोलराइज्ड लाइट। तो अनपोलराइज्ड लाइट क्या होती है? इट इज सच लाइट in which light vectors, what do you mean by light vectors? light vectors का मतलब क्या था? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी।
और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को तुम किससे लिखते हो? कैपिटल ई से, और मैग्नेटिक को तुम कैपिटल बी से। तो लाइट वेक्टर्स मतलब कैपिटल ई एंड कैपिटल बी। कहीं कहीं पर हो सकता है बी को ना लिया गया क्योंकि इसका केवल रोल कितना है? 10%। तो इट इज सच लाइट इन विच लाइट वेक्टर्स बिकम सिमेट्रिकल, ये आपकी अनपोलराइज्ड लाइट है। तो ये सारी बातें जो मैक्सवेल की थ्योरी की थी वो मैलस के पास तक भी पहुंची, मैलस भी सुन रहे थे, बट ये बात पक्की थी कि जो कुछ भी हो रहा है थर्ड पॉइंट से, तीसरे वाले पॉइंट से जो कुछ भी हो रहा है वो सबका सब थ्योरेटिकल है, वो विजन है केवल। पहला पॉइंट तो प्रूफ हो चुका था। तो मैलस ने कहा कि अगर ऐसा है तो हम एक फिल्टर बनाते हैं, उस फिल्टर का नाम है पोलराइजर। कैसे उन्होंने फिल्टर बनाया? तो उन्होंने एक फिल्टर बनाया, जरा देखिए किस तरीके से तैयार किया। ये एक आपके सामने सीट है ट्रांसपेरेंट मटेरियल की, और इनमें स्क्रैचेस बनाए गए हैं। ये स्क्रैचेस बनाए, जैसे आप चाहें वैसे बना सकते हैं। फिलहाल हमने इन स्क्रैचेस को बनाया है वर्टिकल, और जैसे ही आप इतनी बड़ी जो सीट देख पा रहे हैं, जितनी बड़ी आप ये सीट देख पा रहे हैं, इसको कैसे बनाते हैं प्रैक्टिकली उसको थोड़ा सा सुनाते हैं आपके लिए। जैसे मुझे ये सीट बनानी है, डायमंड की नीडल से स्क्रैचेस बनाए जाते हैं। डायमंड की नीडल जैसे अगर आप किसी ट्रांसपेरेंट में स्क्रैच बना दो ना, तो जिस हिस्से पे स्क्रैच होगा वो ओपेक हो जाता है। अगर मैं अपने इस लेंस पर स्क्रैच बना दूं तो जो स्क्रैच वाला पार्ट है वो क्या बन जाएगा? ओपेक। तो 1 मिलीमीटर बाई 1 मिलीमीटर की छोटी सी प्लेट है। कैन यू इमेजिन? 1 मिलीमीटर बाई 1 मिलीमीटर, ये छोटी सी प्लेट है। इस पर 20,000 स्क्रैचेस बनाए उन्होंने, 20,000। जैसे इस 1 मिलीमीटर बाई 1 मिलीमीटर पे स्क्रैचेस बना लिए ऐसे 20,000। कितने फाइन तरीके से काम किया होगा। ये एक आपका तैयार हो गया। अब ऐसा ही दूसरा प्लेट ले लीजिए 1 मिलीमीटर बाई 1 मिलीमीटर, और उसके साथ फिर कनाडा बाल्सम ग्लू के साथ उसको पेस्ट कर दीजिए, चिपकाते जाइए ऐसे 1 मिलीमीटर बाई 1 मिलीमीटर। ऐसे ये बड़ा सा जो है पोलराइजर तैयार हो गया। उन्होंने ये स्क्रैचेस बना करके इस तरीके की एक विंडो बना ली, ट्रांसपेरेंट विंडो। स्क्रैचेस के बीच वाले हिस्से के आर पार दिखेगा, 2 स्क्रैचेस का जो बीच वाला हिस्सा उसके आर पार दिखेगा। स्क्रैचेस वाला जो पार्ट है वो कहाँ क्या बन जाएगा? ओपेक। अब मैलस ने कहा कि अगर लाइट वेक्टर जैसी कोई चीज़ प्रैक्टिकल में है, अगर लाइट वेक्टर जैसी कोई चीज़ प्रैक्टिकल पर है, तो ये फोटॉन आने दीजिए, और ये फोटॉन यहां पर गिरा। ध्यान से समझना भाई बात को। ये फोटॉन गिरा, और अभी हमें विजन दिया गया है कि ये फोटॉन चारों तरफ क्या रखे हुए? लाइट के वेक्टर्स रखे हुए। बोलो भाई। तो ये फोटॉन यहां पर गिरा, और इसके चारों तरफ लाइट के वेक्टर्स हैं, ये बताया गया है। तो जो लाइट वेक्टर्स इन ट्रांसमिटिंग एक्सेस को, ये जो स्क्रैचेस बनाए गए, उन स्क्रैचेस को हम ट्रांसमिटिंग एक्सेस कहते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांसमिटिंग एक्सेस। भाई अगर हमने घर का दरवाजा ऐसा बनाया है तो हम ऐसे ही तो उससे निकलेंगे? क्या हम हॉरिजॉन्टल वे में निकल पाएंगे? नहीं। और अगर हमने दरवाजा वर्टिकल ना बना के हॉरिजॉन्टल बनाया है, तो अब हमें उसको ट्रांसमिट होने के लिए कैसे होना पड़ेगा? हमको भी हॉरिजॉन्टली रहना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि जो स्क्रैचेस हैं, अगर ये वर्टिकल हैं, अगर ये मेरे ट्रांसमिटिंग एक्सेस में वर्टिकल हैं, तो केवल वो वेक्टर बाहर निकलने चाहिए जो इनको सपोर्ट करते हों। बाकी सबको क्या किया जाएगा? रोक लिया जाएगा। अगर वेक्टर्स हैं तो, बात समझ में आ रही है ना? अगर लाइट के वेक्टर्स हैं, अगर लाइट के वेक्टर्स हैं, तो इस वाली विंडो ने फोटॉन को बाहर किया होगा, लेकिन उस फोटॉन में लाइट वेक्टर ये वाला होगा,
क्योंकि इन्हीं ने स्क्रैचेस को क्या किया, सपोर्ट किया, बाकी सबको क्या किया जाएगा, रोक लिया जाएगा। ओके, ये फोटोन गिरा और बाहर निकल गया इस वेक्टर के साथ। फिर अगला फोटोन गिरा, वो भी बाहर निकल गया इस वेक्टर के साथ। फिर उसके बाद वाला फोटोन गिरा, बाहर निकल गया इस वेक्टर के साथ। ये अभी इमेजिनेशन चल रही है कि अगर लाइट वेक्टर जैसी चीज है तो ऐसा होना चाहिए, यानी इससे निकलने के बाद जो लाइट होगी वो ऐसी होगी। बोलो बोलो, यानी यहां पर गिरते समय लाइट के वेक्टर्स कैसे हैं, सिमेट्रिकल हैं, और बाहर आने के बाद कैसे हो गए, स्पेसिफिक डायरेक्शन में हो गए, निश्चित दिशा में हो गए। तो ये जो लाइट है ये पोलराइज लाइट है, यानी बातों ही बातों में मैलिस के इस एक्सपेरिमेंट में पोलराइज लाइट आ चुकी थी कि पोलराइज लाइट ऐसी लाइट होती है जिसमें लाइट के वेक्टर सिमेट्रिकली ना होकर के निश्चित दिशा में होते हैं। अगर ये लाइट वेक्टर है तो मेरे इस विंडो ने, इस फिल्टर ने ऐसा किया होगा। ओके, इन्होंने एक दूसरी विंडो बना के रखी, उसमें जो स्क्रैचेस थे उसके ठीक जस्ट हॉरिजॉन्टल थे, अपोजिट। इसमें स्क्रैचेस ऐसे थे, हॉरिजॉन्टल वाले स्क्रैचेस थे। अब ये लाइट जो है निकली बाहर, और बाहर निकलने के बाद क्या करती है, पूरी सिचुएशन को समझना। जो आ रही थी उसमें लाइट वेक्टर ऐसे थे चारों तरफ वाले, अगर ये हैं तो केवल वो निकलेंगे जो ट्रांसमिटिंग एक्सिस को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। बाहर निकल के ये आए, और इनके रास्ते में ये पोलराइजर आ गया, ये वाला। तो जब ये वाला पोलराइजर आ गया तो ये फोटोन इस पर गिरा, ये फोटोन इस पर गिरा। तो जरा बताइए, अगर ये फोटोन इस पर गिरा तो क्या बाहर निकल पाएगा? बोलो, निकल पाएगा? यानी कि यहां पर जीरो इंटेंसिटी होनी चाहिए, और मिली, प्रैक्टिकली ये बात मिली। तो मैलिस ने बातों ही बातों में पॉइंट नंबर 3 का क्या कर दिया, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दे दिया, और एक डिस्कवरी कर दी जिसका नाम क्या था, पोलराइज्ड लाइट। क्लियर ये बात? अब यहां से आप समझिए कि बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा कि मैलिस सोच रहे हैं। तो इतने सारे लाइट वेक्टर्स में से कुछ केवल फिल्टर होके बाहर निकलेंगे, और बाकी अगर रोक लिए जाएंगे तो क्या चमक कम हो जाएगी, क्या ग्लेयरनेस कम हो जाएगी? तो पोलराइज्ड लाइट में जो चमक होती है वो क्या होती है, कम होती है। और ज़्यादा चमक वाली लाइट अगर आपकी आंखों में जाएंगी तो खराब कर देंगी। एंड दैट इज़ वाई जो महंगे टेलीविज़न होंगे उनकी स्क्रीन पर ये विंडो लगी रहती है। अगर आप महंगा टेलीविज़न या बहुत ठीक ठाक आप सेल फोन यूज़ करें तो उसके भी डिस्प्ले पर ये स्क्रीन लगी रहती है, क्योंकि इनसे जो लाइट बाहर निकल के आती है, अगर ये नहीं है तो जो लाइट निकल के आती है डिस्प्ले से वो बहुत चमक वाली है, बहुत इंटेंसिटी वाली है। लेकिन जब ये फिल्टर लगा दोगे तो केवल वही वेक्टर बाहर निकल पाते हैं जो कि सपोर्ट करते हैं, तो चमक कम हो जाती है, तो आपकी आंखों पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, पोलराइजेशन का बात, पोलराइजेशन की डिस्कवरी पूरी समझ में आ गई। एक काम और देखा इन्होंने कि अगर गिरने वाली इंटेंसिटी आई है, ध्यान देना, ये जो आई है ये इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट, अनपोलराइज्ड लाइट, ये उस लाइट की इंटेंसिटी है जो अनपोलराइज्ड है। लेकिन जब पहली बार ये विंडो से बाहर आती है तो लाइट कौन सी है, पोलराइज्ड। तो इंटेंसिटी फ्रॉम, इसको, इस विंडो को बोलते हैं एनालाइजर, इस विंडो को बोलते हैं पोलराइजर, पोलराइजर। इंटेंसिटी फ्रॉम एनालाइजर ब्रैकेट में पोलराइजर इज I0/2, हाफ इंटू में इंसिडेंट इंटेंसिटी, इंसिडेंट इंटेंसिटी, हाफ इंटू में इंसिडेंट इंटेंसिटी। ठीक है, यानी अगर ये गिरने वाली इंटेंसिटी 100 है
तो पहली बार फिल्टर होने के बाद छनने के बाद क्या मिलती है 50, और लास्ट में क्या मिली है 0। तो देखो जरा सा, इसकी विंडो की लाइनें और इसकी विंडो की लाइनें आपस में कितने डिग्री पर हैं, 90 डिग्री पर हैं। इसको बोलते हैं क्रॉस्ड। क्या बोलते हैं, क्रॉस्ड। अगर ये थीटा डिग्री पर हो, नाउ चेक द सिचुएशन, ये लाइट चली और ये डायग्राम हम बताना चाहते हैं आपको, ये अनपोलराइज्ड है, इंटेंसिटी आई है, ये पहला पोलराइजर है, इसमें ट्रांसमिटिंग एक्सिस बनी हुई है, बाहर निकल के आएगी तो I0/2, और ये दूसरा पोलराइजर है, इसमें लाइनें ये रहीं, ये लाइनें हैं। अब देखिएगा उस प्रैक्टिकल में इन दोनों के बीच में एंगल कितना है 90, लेकिन क्या आप देख सकते हैं कि इन दोनों के बीच में एंगल 90 नहीं है, क्या है थीटा। और ये आपकी अनपोलराइज्ड लाइट है और ये कैसी है, पोलराइज्ड लाइट है, पोलराइज्ड लाइट है। अब ये पोलराइज्ड लाइट बाहर आएगी तो इंटेंसिटी कितनी होगी, तो ध्यान देना, इंटेंसिटी ऑफ पोलराइज्ड लाइट, तो 2 ब्रैकेट बना लीजिए। पहले वाले ब्रैकेट में लिखिए इंसिडेंट इंटेंसिटी, इंसिडेंट इंटेंसिटी, और दूसरे वाले ब्रैकेट में क्या लिखिए, कॉस थीटा, ऊपर होल स्क्वायर। तो अगर इस वाले पोलराइजर का नाम A है, इसका नाम B है, तो B वाले से जब लाइट बाहर निकलेगी तो अब ये लाइट पोलराइज्ड हो चुकी है। तो पोलराइज्ड लाइट जब किसी पोलराइजर से बाहर आती है, 2 ब्रैकेट, पहले ब्रैकेट में इंसिडेंट इंटेंसिटी, तो इस पर गिरेगी कितनी I/2, और कॉस थीटा पे स्क्वायर, थीटा ये है, दिख रहा है आपको, जरा इस फंडे को यहाँ लगाओ, तो यहाँ पे थीटा कितना था 90 था, तो कॉस 90 क्या हो गया 0, तो रिजल्ट क्या आया 0। ये दोनों बातें मैलस के लॉज के नाम से फेमस हैं। तो मैलस ने पोलराइजेशन की डिस्कवरी कर दी और उन्होंने 2 लॉ भी दिए। लॉ जब हम यहाँ पर न्यूमेरिकल के लिए फॉलो करें तो ऐसे याद रखना, ऐसे तैयार रखना, अनपोलराइज्ड लाइट पहली बार जब फिल्टर होती है तो इंटेंसिटी आधी, और एक बार जब वो पोलराइज्ड बन चुकी है उसके बाद जो इंटेंसिटी होती है 2 ब्रैकेट, पहले ब्रैकेट में इंसिडेंट वाली इंटेंसिटी और दूसरे ब्रैकेट में जिस पोलराइजर की आप बात कर रहे हैं वो, उसके ठीक पहले वाले के बीच का एंगल कितना है, उसी के अकॉर्डिंग चलते चले जाइए। ठीक है।